हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। वीडियो 4 है 10,000 प्लस हिंदी टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग। साथ ही साथ आपको वो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, उस शब्द का अर्थ क्या होता है, वो भी जानने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला शब्द है शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण, शपथ ग्रहण को इंग्लिश में बोला जाता है ओथ टेकिंग। ओथ टेकिंग, और यही अगर शपथ ग्रहण समारोह हो तो उसे हम बोलेंगे ओथ टेकिंग सेरेमनी। समझ आया? तो शपथ ग्रहण ओथ टेकिंग का अर्थ होता है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी पोजीशन, किसी पोस्ट को ग्रहण करते समय फॉर्मल रूप से, मतलब औपचारिक रूप से शपथ प्रॉमिस करता है, ओथ लेता है कि वह अपनी ड्यूटीज को ईमानदारी से निभाएगा, तो वहां पर हम शपथ ग्रहण ओथ टेकिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑफ द न्यू मिनिस्टर वॉज हेल्ड टुडे। नए मंत्री का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो आज आयोजित हुआ। तो इस तरह से हम शब्दों को, अर्थ को समझते हुए जाएंगे। सिर्फ शब्द और उसका इंग्लिश क्या है ये नहीं, एग्जाम्पल भी देखेंगे और अर्थ भी समझेंगे। हमारा अगला वर्ड है, अगला शब्द है विचार विमर्श। कहते हैं ना कि पहले कोई भी काम करने से पहले विचार विमर्श, बड़ा काम करने से पहले विचार विमर्श कर लेना चाहिए। तो विचार विमर्श को इंग्लिश में पहले तो बोला जाता है डेलिबरेशन। डेलिबरेशन। तो जब आप किसी विषय पर, किसी भी टॉपिक पर गहराई से सोच विचार करते हैं, मतलब कि केयरफुल डिस्कशन आप बोलते हो उसको, करते हैं, अलग अलग पहलुओं, अलग अलग एस्पेक्ट्स पर बात करते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद कुछ भी डिसीजन करते हैं, तो वहां पर हम वो जो प्रोसेस हुआ उसको हम विचार विमर्श बोलते हैं। फाइन। एग्जाम्पल, डेलिबरेशन इज नेसेसरी बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। निर्णय लेने से पहले विचार विमर्श करना जरूरी होता है, या आवश्यक है, या इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला शब्द है कार्यवाही जवाबदेही। कार्यवाही जवाबदेही को इंग्लिश में बोला जाता है प्रोसीजरल अकाउंटेबिलिटी। प्रोसीजरल मतलब हो गया आपका कार्यवाही, प्रोसीजर जो होता है, कार्यवाही जो चलता है, तो जो भी स्टेप्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, उसको हम प्रोसीजर बोलते हैं। और जवाबदेही को हम इंग्लिश में अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं। तो कार्यवाही जवाबदेही का अर्थ होता है किसी प्रोसेस के अनुसार की गई कार्यवाही के लिए जिम्मेदारी तय होना को हम प्रोसीजरल अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं। यानी काम जो है, एक्शन जो है, सही रूल रेगुलेशन के अनुसार हुआ है या नहीं, इसके लिए जवाबदेही होना। ठीक। एग्जाम्पल, it is important to ensure procedural accountability in the organization. It is important to ensure procedural accountability in the organization. Organization में कार्यवाही जवाबदेही सुनिश्चित, मतलब ensure करना जरूरी है। नेक्स्ट, अगला शब्द है हिंदी का जो हम हर दिन यूज करते हैं, यूज करें चाहे ना करें, न्यूज़पेपर में आपको हमेशा देखने को मिल जाएगा, नैतिक आयाम। नैतिक आयाम का इंग्लिश होता है मोरल डायमेंशन। मोरल डायमेंशन, जिसका अर्थ होता है कि जब किसी बात पर, किसी विषय पर, किसी निर्णय पर, किसी डिसीजन पे, किसी कार्य का वह एस्पेक्ट, वह पहलू जो सही या गलत, नैतिक और नैतिकता मतलब एथिक्स से जुड़ा हो, तो उसे हम बोलते हैं मोरल डायमेंशन। मतलब किसी विषय, निर्णय या कार्य का वह पहलू जो सही गलत और नैतिकता से जुड़ा हो, तो उसे हम मोरल डायमेंशन बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस डिसीजन ऑल्सो हैज एन इम्पॉर्टेंट मोरल डायमेंशन। इस डिसीजन का एक महत्वपूर्ण नैतिक आयाम भी है। अगला शब्द है कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली को इंग्लिश में बोला जाता है वर्क सिस्टम या मैकेनिज्म। अब दोनों शब्द, जो दोनों इंग्लिश वर्ड है, इसका थोड़ा सा अलग सेंटेंस में यूज होता है, अलग अलग सेंटेंस में। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी। कार्य प्रणाली का तो पहले अर्थ समझते हैं। कार्य प्रणाली का अर्थ होता है किसी काम को करने का तरीका, ठीक है, किसी काम को करने का मेथड। तो वो पूरी व्यवस्था जिसके अनुसार वो काम किया जाता है, मेथड फॉलो किया जाता है, जिसके अनुसार काम होता है, तो उसे हम वर्क सिस्टम या मैकेनिज्म कहते हैं। जैसे कि वर्क सिस्टम, जैसे किसी कंपनी में काम हो रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि इसका वर्क सिस्टम ये है, मतलब इस तरह से काम किया जाता है। अगर यही बात अगर मुझे किसी मशीन के बारे में बोलना हो, तो हम क्या, किसी इक्विपमेंट के बारे में बोलना हो, तो वहां पे हम मैकेनिज्म वर्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि द मैकेनिज्म ऑफ दिस मशीन इज वेरी सिंपल। इस मशीन की जो
कार्य प्रणाली है वो बहुत ही सिंपल है, सरल है। तो इस तरह से आप सेंटेंस जब यूज करो तो डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात किया जा रहा है। वर्क सिस्टम और मैकेनिज्म दोनों का अर्थ हिंदी का सेम होता है। अगला शब्द है सीमा पार। सीमा पार का इंग्लिश होता है क्रॉस बॉर्डर। जब कोई गतिविधि, एक्शन या व्यापार, बिजनेस या घटना या कोई इंसिडेंट, कोई इवेंट एक देश की सीमा मतलब बॉर्डर से दूसरे देश की सीमा तक या उसके पार होती है तो हम उसे बोलते हैं क्रॉस बॉर्डर। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इज इंक्रीजिंग बिटवीन द टू कंट्रीज। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इज इंक्रीजिंग बिटवीन द टू कंट्रीज मतलब दोनों देशों के बीच सीमा पार व्यापार बढ़ रहा है। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर जो बिजनेस है वो इंक्रीज हो रहा है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। नेक्स्ट शब्द है न्याय वितरण। न्याय वितरण क्या होता है? न्याय वितरण हम अक्सर न्यूज़पेपर वगैरह या आर्टिकल वगैरह में हिंदी का अगर हो तो देखते हैं और पढ़ते हैं, लेकिन न्याय वितरण का अर्थ क्या है ये भी समझना जरूरी है इंग्लिश के साथ साथ। तो न्याय वितरण को पहले हम इंग्लिश में बोलेंगे डिलीवरी ऑफ जस्टिस। डिलीवरी ऑफ जस्टिस, और इसका अर्थ होता है जब कोर्ट या जुडिशियल सिस्टम, जो जिसको आप हिंदी में न्याय प्रणाली बोलते हो, तो जब कोई कोर्ट या जुडिशियल सिस्टम लोगों को उनके अधिकार, उनके राइट्स के अनुसार न्याय देती है, यानी सही फैसले, फेयर डिसीजन सुनाए जाते हैं या सुनाती है, तो वहां पर हम बोलते हैं डिलीवरी ऑफ जस्टिस। एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ जस्टिस शुड बी स्पीड अप इन द कंट्री। यहाँ पे गलती से एक ई मिस हो गया है, उसको हम स्पीड अप यहाँ पे लिखना था मुझे। तो द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ जस्टिस शुड बी स्पीड अप इन द कंट्री मतलब देश में जो न्याय वितरण है, न्याय वितरण की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको तेज किया जाना चाहिए। मतलब डिलीवरी ऑफ जस्टिस को इंक्रीज करना चाहिए, जल्दी जल्दी लोगों को फेयर डिसीजन मतलब देना चाहिए। अगला शब्द है गैर मौजूदगी। गैर मौजूदगी को इंग्लिश में बोला जाता है एब्सेंस। एब्सेंस जब कोई व्यक्ति या चीज किसी जगह पर उपस्थित, प्रेजेंट नहीं होती है, तो उस स्थिति को हम बोलते हैं एब्सेंस। ठीक है, गैर मौजूदगी। एग्जाम्पल देखते हैं। द वर्क स्टॉप्ड इन हिज एब्सेंस। उसकी गैर मौजूदगी में जो काम था वो रोक दिया गया या रुक गया। ठीक है, रुक गया होगा, रोक दिया गया नहीं होगा। द वर्क स्टॉप्ड इन हिज एब्सेंस, तो उसकी गैर मौजूदगी में जो काम है वो रुक गया। हमारा अगला शब्द है दिशा निर्देश। दिशा निर्देश, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंस्ट्रक्शन या कहीं कहीं पे गाइडलाइंस। आप कभी भी कहीं भी जाओगे, फॉर्म फिल कर रहे होगे या एग्जाम दे रहे होगे या जो पॉइंटर्स होते हैं, तो वहां पर दिशा निर्देश जरूर लिखा होगा। दिशा निर्देश को इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस बोलते हैं। मतलब कि जब किसी काम को कैसे करना है इसके लिए दी गई क्लियर, स्पष्ट, जिसको आप बोलते हो निर्देश, ठीक है, और नियम, रूल, इंस्ट्रक्शन या कभी कभी इंफॉर्मेशन कि उस चीज काम को कैसे करना है, तो उसे हम बोलेंगे दिशा निर्देश। एग्जाम्पल, प्लीज फॉलो द गिवन इंस्ट्रक्शन। हर जगह लिखा रहता है, जहाँ पे भी, खासकर जब एग्जाम का आप रिटन एग्जाम लिखते हो तो जो कॉपी मिलता है उसमें जरूर, जो पेपर होता है उसमें जरूर लिखा होता है कि किस तरह से आपको रूल फॉलो करके क्वेश्चन के आंसर देने हैं, है ना, आपने देखा होगा। तो कृपया उसको क्या बोलेंगे, कृपया दिए गए दिशा निर्देश का पालन करें। हमारा अगला शब्द है अनहोनी। अनहोनी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अनहोनी को इंग्लिश में बोलेंगे, अक्सर यूज करते हैं लेकिन इसका इंग्लिश ना बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अनहोनी को क्या बोलेंगे। अनहोनी को बोला जाता है मिसहैप। MISHAP। मिसहैप का मतलब अनहोनी हुआ, ऐसी अनएक्सपेक्टेड या अक्सर जनरली क्या अनफॉर्चुनेट इवेंट होती है, अचानक हो जाने वाली, अनफॉर्चुनेट मतलब जो नहीं होना चाहिए था, अनएक्सपेक्टेड, वो हो गया, बुरी चीज होना, उसे हम अनहोनी बोलेंगे। अ माइनर मिसहैप ऑकर्ड ड्यूरिंग द जर्नी। सफर के दौरान, जर्नी के दौरान एक छोटी सी अनहोनी हो गई, तो हम वहां पर मिसहैप वर्ड का यूज करेंगे। अगला शब्द है बौद्धिक संपदा। बौद्धिक संपदा
बौद्धिक संपदा को इंग्लिश में बोला जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब किसी व्यक्ति की दिमागी जो क्रिएशन होती है ना, मेंटल क्रिएशन, जैसे कि राइटिंग, कोई इन्वेंशन, कोई डिजाइन, किसी तरह का आर्ट, किसी तरह का कुछ भी वैसा जो इंटेलेक्चुअल से उसकी खुद की मतलब इंटेलिजेंस आती है, ठीक है। तो उस पर जो उसका अधिकार होता है, तो जिसके दिमाग से आया है उसी का अधिकार है, तो उसे हम बोलेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा। एग्जाम्पल, द कंपनी प्रोटेक्ट्स इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कंपनी अपने प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो कंपनी है वो अपने उत्पादों की बौद्धिक संपदा की रक्षा करती है। नेक्स्ट, अगला शब्द है उलझन। उलझन, मैं उलझन में हूं, से इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कंफ्यूजन, ठीक है। उलझन का इंग्लिश होता है कंफ्यूजन। तो जब आप क्लियर नहीं होते हैं किसी चीज को लेकर, किसी भी डिसीजन को लेकर, मुश्किल जब हो जाता है या आपको ऑप्शन समझ में नहीं आते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसे हम कंफ्यूजन बोलते हैं। एग्जाम्पल, आई गॉट कंफ्यूज्ड सीइंग सो मेनी ऑप्शंस। इतने सारे ऑप्शंस देखकर मैं उलझन में उलझ गया या फंस गया, ठीक है। तो उलझन मतलब उलझन का इंग्लिश क्या हो गया? कंफ्यूजन। नेक्स्ट है सहेजना। सहेजना को क्या कहते हैं? सहेजना को इंग्लिश में बोला जाता है सेव करना। आपने सुना होगा ना कि अगर ज्यादा पैसे हैं तो उसे सहेजो। सहेजना मतलब हुआ सेव करना, किसी चीज को सुरक्षित रखना भविष्य के लिए। जनरली ये भविष्य के लिए होता है, फॉर फ्यूचर। एग्जाम्पल, सेव योर मनी फॉर द फ्यूचर। सेव योर मनी फॉर द फ्यूचर, अपने पैसे भविष्य के लिए सहेज कर रखें। देखिए, सेव करना सबको पता है, लेकिन कहीं कहीं पे सहेज जो हिंदी का शब्द है वो बहुत लोगों को नहीं पता होता है, तो उसे सेव ही बोलते हैं, सेव करना, ठीक है। हमारा अगला शब्द है आयोजित। आयोजित, आयोजित का इंग्लिश होता है ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड मतलब क्या हुआ? जब किसी कार्यक्रम या किसी एक्शन, किसी कार्य, किसी वर्क, किसी एक्टिविटी को सही तरीके से योजना बनाकर, प्लान कर कर ऑर्गेनाइज वे में जब किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, आयोजित है। एग्जाम्पल, द इवेंट वॉज वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो कार्यक्रम था, जो इवेंट था, वो बहुत अच्छे से आयोजित किया गया। तो ये हमारा आज का आखिरी शब्द था इस वीडियो का। तो इस तरह से हिंदी वर्ड्स तो हम हमेशा यूज करते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह में हमेशा पढ़ते हैं, उसके अर्थ को भी समझना उतना ही जरूरी होता है, तभी आप अच्छे से यूज कर पाइए। देखिए, अगर आपको खुद यूज करना है तब तो आप बेसिक और सिंपल वर्ड से भी काम चला सकते हैं, लेकिन अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं या कोई आपको कुछ बोल रहा है, तो आपको शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है, तभी आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।